एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के थर्ड पार्ट में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि लोगों को पता चल गया था कि जी को होंग की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, तो वो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी ही रिवील करना चाहती थी। वो यहाँ पर जी को जानबूझ करके होंग के ऑफिस में फ़ाइल डिलीवर करने के लिए भेजवाती है और उसे बोला गया था कि जी पर्सनली वो फ़ाइल डिलीवर करने के लिए जाएगी। जी वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर होंग को इन्फॉर्म कर देता है कि जी उसके लिए फाइल्स वगैरह लेकर के जा रही है, लेकिन क्या वो यहाँ पर जान पाएगी होंग की असली आइडेंटिटी। होंग यहाँ पर बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जी पहुँच जाती है। अब होंग उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो जैसे तैसे करके खुद की आइडेंटिटी हाइड करने का वापस से कोशिश करता है और वो हमें बताता है कि एक्चुअली में ये नया बंदा है ना, तो मैं उसे सिखा रहा था कि उसे किस तरीके से प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बनने का काम करना है। और वह यहाँ पर वापस से मैटर को हैंडल आउट कर लेता है। जी को नहीं पता चल पाता है कि होंग ही इस कंपनी का CEO है। लव का ये प्लान तो यहाँ पर फेल हो जाता है, बट वो जल्दी ही अपना दूसरा चाल चलेगी। यहाँ से जी को कुछ तो चीज़ें गड़बड़ लग रही थी कि कुछ तो होंग उससे छुपा रहा है। वो फाइल पर्सनली डिलीवर करके वहाँ से चली जाती है। फिर होंग बेचारा बैठ करके अपने काम में लगता है। उसका फिर उससे काफ़ी छेड़ रहा होता है, यार तू अपनी वाइफ को बता भी दे, कब तक इसी तरीके से काम करते रहेगा। वो और लोगों को भी ये आइडेंटिटी हाइड करके रखने के लिए बोलता है। अगला सीन हम लोग एक पार्टी का देखने वाले हैं, जहाँ पर कि जी ही सब कुछ होस्ट कर रही होती है। लो यहाँ पर आ जाती है उसका मजाक उड़ाने के लिए। वो यहाँ पर जी के लिए पंगे क्रिएट कर रही होती है। जिन लोगों को वो यहाँ पर बुलाने वाली थी अपना स्पीच वगैरह देने के लिए, वो लोग यहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं। अब जी कंफ्यूज हो रही होती है कि वो करे तो क्या करे। लो यहाँ पर री को ये मैटर हैंडल आउट करने के लिए बोलती है। वो कहती है वो स्टेज पर जा करके वो प्रेजेंटेशन देगी। उसे ऐसा लगता है कि शायद जी यहाँ पर इस चीज़ को हैंडल आउट नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और उसने ऐसे प्रेजेंटेशंस पहले बहुत सारे हैंडल किए हुए थे, तो चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके पास, चाहे कितने भी कम इंफॉर्मेशन हो, वो यहाँ पर चीज़ों को हैंडल आउट कर लेती है। होंग देखता है कि जी सच में काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही है, तो वो भी उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो जाता है। लो का शक्ल तो देखने लायक था। यहाँ पर वो होंग और जी को देख करके इग्नोर करके चली जाती है। घर जाने के बाद ना जी होंग को बता रही थी कि हमारी जो बॉस की वाइफ है ना होने वाली, वो सच में पागल है यार, मुझे ना जाने क्यों हर वक्त टारगेट करते रहती है। होंग सोचता है कि उसकी वाइफ तो जी है, अब उसकी वाइफ बन के कौन घूम रही है भाई। तो जी उसे लो के बारे में बताती है कि ना जाने वो उसे क्यों ही टारगेट करते रहती है। आज भी उसी ने उसे ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन देने के लिए भेजा था। उसे तो समझ भी नहीं आता है कि वो उससे पंगे क्यों लेती रहती है। अब होंग लो को नहीं छोड़ने वाला था। रात में वो उससे मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ सारे डील कैंसिल कर रहा हूँ। तुम अगर मेरी बचपन की फ्रेंड ना हुई होती ना, तो मैं तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाता। तुम मेरी छोटी वाइफ बन करके जो सब जगह ये रायता फैलाते चल रही हो, उन सबको जितनी जल्दी हो सकता है समेटो, नहीं तो फ्रॉड के केस में मैं तुम्हें जेल में डलवाने के बारे में भी एक बार नहीं सोचूंगा। अब लो यहाँ पर जी को ही इन सब का जिम्मेदार समझ रही होती है। अगर वो होंग के लाइफ में नहीं होती तो शायद आज वो उससे शादी कर लिया होता और अब वो और ज़्यादा जी को होंग के लाइफ से निकालने के लिए डिस्टेंस हो जाती है। वो यहाँ पर एक फेक गर्ल को बुला रही है एक बच्चे के साथ, और वो यहाँ पर 5 years बिफोर वाली वो गर्ल बन के आती है। यहाँ पर वो कहती है एक्चुअली उसके बच्चे की तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो यहाँ पर होंग से मिलने के लिए लेकर के आई है। अब जी को लगने लगता है कि होंग को फाइनली वो 5 years बिफोर वाली गर्ल मिल गई है, जिसे कि वो इतने लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहा है, तो वो उसके साथ नहीं रहेगा। होंग उसे कमरे में अंदर जाने के लिए बोलता है। वो कन्फ्यूज थी, सोच रही होती है कि क्या करना है। बच्चे लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो जी कहती है आई थिंक कि हमें डैडी को छोड़ करके जल्दी ही दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। बच्चे लोग इस बातों का मतलब को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जी तो यही सोच रही थी ना कि होंग अब उसके साथ रहने वाला है। वो कमरे में अंदर आता है तो जी बिल्कुल उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो बेबी लोगों को लेकर के सोने के लिए चली जाती है। वो खुद की फीलिंग को होंग के लिए लेकर के कंट्रोल करती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। होंग भी यहाँ पर फ़िलहाल उसे एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। अगली सुबह जब जी उठती है तो उसे कॉल आता है कि
उसके बच्चे की तबीयत ख़राब है। अब वो वहाँ पर स्कूल से उन बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाती है दिखाने के लिए। तो वहाँ पर वो होंग को देखती है जो कि वो उस नई गर्ल के साथ थी अपनी बेबी को चेक कराने के लिए। अब जी को ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो हस्बैंड उसका है। होंग फिलहाल वो बच्चे लोगों को लेकर चले जाता है ट्रीटमेंट कराने। उन बेबी लोगों को लेकर के जी वहाँ से निकल जाती है। वो सोचती है कि शायद उसे अकेले ही रहना लिखा है। उसने होंग से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। अब वो सोचती है कि होंग से अलग हो जाने में ही भलाई है, क्योंकि वो लड़की उसके लाइफ में आ गई है जिसे कि वो ढूंढ रहा, और वो उसे प्यार तो करता नहीं था जो उसे रखेगा। वैसे भी उन दोनों के बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ही तो था। आज बेबी लोगों का बर्थडे था। वो सोचती है कि वो अकेले ही हर बार की तरह बच्चे लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, लेकिन तभी यहाँ पर होंग केक लेके आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं इन बेबी लोगों का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। वो यहाँ पर एक फैमिली की तरह मिल करके सबका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। होंग यहाँ पर जी को शादी के लिए प्रपोज करता है। सीरियस वाला जी कहती है, लेकिन वो गर्ल का क्या होगा। होंग कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। फर्स्ट थिंग कि वो 5 ईयर बिफोर वाली गर्ल नहीं है, एंड सेकेंड थिंग कि अगर वो है भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे किसी और तरीके से कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पूरी ज़िंदगी बिताऊँगा। वो बस उस बच्चे को यहाँ पर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लाई है, तो मैं अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके उस बच्चे का ट्रीटमेंट कराऊँगा, अच्छी स्कूलिंग कराऊंगा, बट शादी में उससे नहीं करने वाला हूँ। जी समझ जाती है कि होंग की फीलिंग रियल है। फिर उसका गुस्सा मन से गायब हो जाता है। वो लोग केक वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अचानक से वो दोनों बच्चे और साथ ही में होंग बेहोश हो जाते हैं केक खाने के बाद, क्योंकि तीनों को सेम चीज़ से एलर्जी थी। अब जी यहाँ पर जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिए। उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है। वो भी ये सोच करके थोड़ा सा कंफ्यूज था, ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों को एक ही चीज़ से एलर्जी हो। क्या वो दोनों बच्चे सच में होंग के हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने तो कभी अपने बॉस से इस बारे में नहीं सुना। वो जी को इस बारे में नहीं बोलता। डॉक्टर साकर के बताते हैं कि वो ठीक है, खतरे से बाहर है। तब जाकर के थोड़ा वो लोग नॉर्मल होते हैं। बाद में वो अपने बॉस को कह रहा होता है कि हो सकता है कि ये दोनों बच्चे होंगे। वो कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि तीनों को यहाँ पर पीनट बटर से एलर्जी हो। अब वो यहाँ पर उसे उन दोनों का डीएनए टेस्टिंग कराने के लिए बोलता है, और साथ ही में उस बेबी गर्ल का भी, जिसे के लेकर के वो लड़की आई है। लेकिन ये सब कुछ सीक्रेटली होनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, तुम जी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। उससे कहता है कि क्या तुमने कंफर्म किया वो न्यू गर्ल का डीएनए टेस्टिंग करा करके। होंग कहता है मैंने डीएनए टेस्टिंग के लिए दिया है, देखता हूँ क्या होता है। मुझे भी डाउट है कि वो 5 ईयर बिफोर वाली गर्ल नहीं है। उसके फ्रेंड उसे समझाता है कि उसके बच्चे को एक थोड़ी सी नॉर्मल सी तबीयत खराब है। मुझे लगता है कि वो किसी और मोटिव से यहाँ पर तुम्हारे पास आई हुई है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोग उसे पैसे वैसे दे करके कहती है अपना काम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहो। होंग यहाँ पर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, और घर पे जी सारे पीनट्स को हटा रही होती है, क्योंकि घर में उन्हें सबको काफ़ी एलर्जी थी ना। इसी वजह से रात में काम वाम करके वो अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी। लेकिन होंग भाई साहब को तो जी के साथ रोमांस करना था। वैसे भी ऑफिशियली उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और जी ने हाँ कह दिया है। तो फाइनली दोनों यहाँ पर अपना हनीमून नाइट मनाते हैं। होंग सोच रहा होता है कि जल्दी डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आए ताकि वो इन चीज़ों को क्लियर कर सके। और जी के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उसे वो 5 ईयर बिफोर गर्ल वाली सेम फीलिंग आ रही थी, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होकर के जानना चाहता था अपने सेक्रेटरी से कि चल क्या रहा है। लेकिन इतनी जल्दी उसे डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नहीं मिलता है। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे के सामने काफ़ी शाय फील कर रहे होते हैं। बच्चे लोग भी खुश थे कि दोनों के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर होंग को वापस से वो बेबी गर्ल को देखने के लिए जाना पड़ता है। जी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे होंग पर भरोसा था। वो उसे कहती है जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। उसे जाकर के मिलने के बाद वो बेबी गर्ल जैसा कि उसकी मॉम ने उसे सिखाया था वैसे ही वो उसे बोल रही होती है साथ में रहने के लिए। लेकिन होंग उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है बेबी को बहुत काम रहता है, डैडी उन्हें घर दिला देगा लेकिन फ़िलहाल साथ नहीं रह सकता। अब यहाँ पर उस लड़की को लगने लगता है कि होंग को पटाना इतना आसान नहीं हो सकता है। वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी हो ये तुम्हारी बच्ची है। लेकिन होंग उसे कहता है वो तो बच्ची है, तुम क्यों नहीं समझते हो, मैं किसी
और से प्यार करता हूँ। भले ही 5 ईयर्स बिफोर जो भी हमारे साथ हुआ सो हुआ, वो एक गलती थी। मैं इस तरीके से तुम्हें शादी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता हूँ और उसके साथ रह रहा हूँ। वो यहाँ पर लोगों को कॉल करके बताती है कि वो इतनी आसानी से नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है मेरे पास एक और प्लान है। वो उसे जी से मिलने के लिए जाने के लिए बोलती है और जी को कन्विंस करना ज़्यादा आसान था। जी यहाँ पर होंग से बात करके अभी फ़ोन रखती है कि वो जल्दी ही आने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी जगह पर लव आ जाती है। लव नहीं, वो गर्ल आ जाती है जी से बात करने के लिए। जी उससे शुरुआत में नॉर्मली बात कर रही होती है तो वो उसे उसके बारे में सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरीके से होंग एक्चुअल में एक इतना बड़ा सीईओ है और अगर उसे जी पे ट्रस्ट होता और वो उससे सच में प्यार कर रहा होता तो वो उसे अपनी असली आइडेंटिटी बता चुका होता, ना कि वो उसके सामने गरीब रह के बन रहा होता। उसे ऐसा लगता है कि जी एक मनी डिगर गर्ल है, इसी वजह से वो होंग के साथ है, इसीलिए तो उसने उसे उसकी असली आइडेंटिटी नहीं बताई और वो उससे प्यार करता है। जल्दी ही जी को छोड़ करके वो उससे शादी करने वाला है। अब जी उसकी बातों में आ जाती है। एक साइड तो होंग ने जी को अपनी असली आइडेंटिटी बताने का प्लान किया था, इसी वजह से वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और वो काफ़ी कन्फ्यूज और नर्वस था कि वो जी को किस तरीके से बताएगा, लेकिन जी को तो पहले से ही सब कुछ पता था। वो वहाँ पर जाते ही होंग से लड़ने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, ये सही नहीं किया। मैं मानती हूँ कि हम लोग जिस तरीके से मिले थे तब तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, तो समझ में आता है कि तुम्हें लगता था कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, तुम्हारे पैसे के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन इतने दिनों से हम साथ हैं तब तुमने मेरा बिहेवियर नहीं जाना कि मैं कोई गोल्ड डिगर गर्ल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए जेन्युइनली फील करने लगी थी। तुमने मेरे साथ गलत किया है। वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। होंग उसे समझाने का कोशिश करता है कि वो उसे यही बुलाने के लिए तो यहाँ बताया था। उतने दिनों से वो मौका ढूंढ रहा होता है कि वो जी को कैसे बताए, लेकिन जी होंग की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे कहती है अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम उस नई गर्ल से जो कि 5 ईयर बिफोर की गर्ल है उससे तुम शादी करने का प्लान कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता चल गया। अब होंग को समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है। वो तो यहाँ पर जी को अपनी असलियत बताने के लिए बुलाया था, उसके दिमाग में एक कचरा किसने भर दिया। और ड्रामा का सेकेंड लास्ट पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि होंग और जी के बीच के रिश्ते सुधरने वाले हैं या नहीं, और लो के साथ होंग क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसी ने रायता फुलाया है। तो चलिए, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से हम लोग इस